हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम जीके स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और ट्रेंडिंग टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में, क्योंकि एग्जाम्स में इस टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसी के आधार पे हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब ये टॉपिक का नाम क्या है? तो ये है वक्फ संशोधन विधेयक 2025, जो हाल ही में द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति के द्वारा इस विधेयक को कानून के रूप में पारित कर दिया गया है। इसका नाम है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये आपके एग्जाम्स में हेल्प करेगा आने वाले हर एक एग्जाम्स में, क्योंकि हम इसको पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जानते हैं वक्फ एक्ट 1995 यह होता क्या है? तो ये वक्फ एक्ट 1995 यह एक अधिनियम है जिसको कानून द्वारा संचालित किया जाएगा और इसका नाम अब हो गया है द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, जिसको पारित किया गया है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। मंजूरी प्रदान दे दी गई है कानून के रूप में। लोकसभा में यह 2 अप्रैल को पास किया गया था, राज्यसभा में 3 अप्रैल को पास किया गया था। यह डेट याद रखिएगा। और ये बहुत ही लंबे भाषणों के बाद इस अधिनियम को पूरी तरीके से अब कानून के रूप में मंजूरी प्रदान की गई है। इस विषय को लीड करने वाले जिन्होंने इस टॉपिक चर्चे को लाया, इनका नाम है किरण रिजिजू। यह है अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो शॉर्ट हमने देखा कि कैसे हुआ, बाकी हम डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो ये वक्फ है क्या? वक्फ एक अरबी भाषा से आया हुआ शब्द है जिसका नाम है वकूफा। इसका अर्थ होता है रुकना या ठहरना। इस्लाम में यह दान देने का एक तरीका माना जाता है। ऐसी संपत्ति जो सामाजिक काम के लिए दान कर दी जाती है, वह संपत्ति वक्फ संपत्ति बन जाती है। और यह वक्फ रिलीजियस इशू के आधार पे है। मतलब कि इसमें जो भी इस्लामिक, चाहे जो जिसके भी पास संपत्ति है, अगर वो अपनी संपत्ति को दान देना चाहता है, चाहे वह स्कूल बनाने के लिए, चाहे किसी इलाज के लिए, चाहे किसी और पर्पज से, तो वह अपनी संपत्ति को दान दे सकता है। तो ये रिलीजियस इशू के आधार पे है। और इसमें संपत्तियां 2 टाइप की होती हैं। चल संपत्ति, जिसमें रुपए जेवर ये सब आते हैं। अचल संपत्ति में घर जमीन खेती ये सारी चीजें हैं। इन दोनों संपत्तियों में वह जिसमें अपनी इच्छा के अनुसार दान दे सकता है। दान करने वाला व्यक्ति यह तय कर सकता है कि उसकी संपत्ति किस काम के लिए काम में लाई जाएगी। आमतौर पे संपत्तियां धार्मिक स्कूल, कब्रिस्तान, मस्जिद और अनाथालय के लिए उपयोग में की जाती हैं। तो ये था नॉर्मल वक्फ के बारे में जो हमने डिस्कस किया। आगे जानते हैं कि यह वक्फ अधिनियम 1954 की स्थापना कब हुई थी, जिसके द्वारा यह वक्फ होता है, जिसके अंदर ये सारी चीजें की जाती हैं। तो यह है भारत की आजादी के बाद वक्फ अधिनियम संस्थापना 1954 में की गई थी। जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, उनके द्वारा यह वक्फ अधिनियम को कानून के रूप में दिया गया था। कब? 1954 में। देश के बंटवारा के बाद जो मुस्लिम लोग पाकिस्तान को गए, उनकी सारी जमीनें और संपत्तियां का मालिकाना कानून के जरिए वक्फ बोर्ड को सौंप दिया गया। अब हम आगे जानेंगे कि ये वक्फ बोर्ड होता क्या है। उसके पहले जान ले वक्फ अधिनियम 1954 संशोधन। इसमें भी बहुत सारी चीजों का संशोधन किया गया। जैसे 1955 में पहले वक्फ अधिनियम 1954 संशोधन के बाद यह कानून के रूप में हर राज्यों में वक्फ बोर्ड बनाने जाने की बातें कही गई। मतलब जब इस 1954 वक्फ अधिनियम में संशोधन हुआ, तो 1955 में यह जिक्र किया गया कि हर एक स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होना चाहिए। 1995 में पुराने अधिनियम को निरस्त करके एक नया वक्फ अधिनियम लागू किया गया, जो अब इसका नाम था वक्फ
अब वक्फ अधिनियम 1995 अभी संशोधन के पहले तक 2013 में फाइनल संशोधन के बाद एक धारा आई जोड़ा गया जिसका नाम है धारा 40। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 के अंतर्गत वक्फ बोर्ड को यह निर्णय लेने का अधिकार देती है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। इस धारा के ही अंतर्गत यह चीजें आती हैं। वक्फ बोर्ड को एक अधिकार यह दिया गया है कि वह तय कर सकते हैं, वह डिसीजन ले सकते हैं कि वक्फ संपत्ति जो भी संपत्तियां हैं वो वक्फ संपत्ति में आएंगी या नहीं आएंगी। तो अभी हम जानेंगे कि ये वक्फ बोर्ड होता क्या है आगे इस वीडियो में। तो वक्फ बोर्ड में हम जानते हैं कि ये क्या है, कैसे काम करता है। तो यह वक्फ अधिनियम 1950 के तहत इसका गठन हुआ था। 1954 वक्फ अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ था। और जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम कोई संपत्ति या पैसा दान देता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड के ही द्वारा किया जाता है। अब तक टोटल 32 वक्फ बोर्ड प्लस जो हर एक अलग अलग देशों में मौजूद हैं। और यह वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी इशू के बेस पे है। मतलब कि जो भी वक्फ, मान लीजिए जो कोई भी इंसान अपनी संपत्ति को दान दे रहा है, वह संपत्ति वक्फ संपत्ति बन जाती है। यह तय करता है वक्फ बोर्ड। तो यह वक्फ बोर्ड किसके अंतर्गत आता है? प्रॉपर्टी इशू के अंतर्गत यह आता है। और अभी तक अलग अलग स्टेट देशों में जो वक्फ बोर्ड है वो टोटल 32 हैं वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड की निगरानी करने के लिए 1964 में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो यह क्या है? यह है सेंट्रल वक्फ काउंसिल, जिसको हम सेंट्रल वक्फ परिषद भी कहते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। इनका हेडक्वार्टर है जामनगर हाउस, न्यू दिल्ली में। इनका उद्देश्य है राज्यों में वक्फ से जुड़े मामलों में सलाह देना। यह देश भर के वक्फ बोर्डों और वक्फ संपत्ति से सही तरीके से संचालन का जिम्मा संभालने का काम इनके अंतर्गत आता है। इसे वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 91 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है। ये जी सेंट्रल वक्फ काउंसिल किसके अंतर्गत आता है? वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 91। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इसके चेयरमैन है किरण रिजिजू, सेक्रेटरी है एसपी सिंह तेवतिया। और इसमें अन्य 8 सदस्य भी शामिल हैं। आगे जानते हैं कि दो स्टेट है, एक है स्टेट वक्फ बोर्ड और यह है वक्फ ट्रिब्यूनल। तो ये राज्य वक्फ बोर्ड क्या काम करता है? इसका कार्य होता है वक्फ संपत्ति की देखरेख करना, उनका संरक्षण करना, रख रखाव सही तरीके से करना। मतलब जो भी वक्फ बोर्ड के अंदर मतलब वक्फ संपत्तियां जितनी भी हैं स्टेट के अंदर, उसकी देखरेख स्टेट वक्फ बोर्ड करती है। उसका डिसीजन, उसकी देखरेख, उसका संचालन, उसका एक मैनेजमेंट, उसका डेवलपमेंट, हर एक चीज स्टेट वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आता है। वक्फ ट्रिब्यूनल, ये वक्फ न्यायाधिकरण क्या है? तो वक्फ से संबंधित जो भी विवादें या फिर कोई वक्फ संपत्ति जो विवादित है उसके उसके सॉल्यूशन के लिए, उसके निवारण के लिए यह वक्फ ट्रिब्यूनल है जो देखता है। अगला है वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024। तो इसी को लाया गया है, जिसमें संशोधन किया गया है, जिसका नाम चेंज करके अब रख दिया गया है द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि इसमें संशोधन क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या था। तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे उद्देश्य से। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य क्या था? तो ये उद्देश्य है वक्फ संपत्ति का बेहतर संचालन करने के लिए, सही तरीके से वक्फ की संपत्तियों को ऑपरेट करना, उसको सही तरीके से उसका मतलब संरक्षण करना, वो सारी चीजों के लिए ये इसमें संशोधन की जरूरत पड़ रही है। वक्फ बोर्ड की संरक्षण में विविधता लाना, हितधारकों को मजबूत बनाना, कार्य प्रणाली को अधिक स्पष्ट,
मतलब ट्रांसपेरेंसी और उत्तरदायी बनाना, वक्फ संपत्तियों के विकास को बढ़ावा देना और वक्फ अधिनियम 1995 को संशोधित करना। मतलब वक्फ अधिनियम 1995 के जो रूल्स हैं उनको क्लियर करना। सबसे पहले लोकसभा में संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा 8 अगस्त 2024 को पेश किया गया यह बिल। तो किसके द्वारा पेश किया गया? संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा 8 अगस्त 2024 को यह बिल पेश किया गया। 9 अगस्त 2024 को 31 मेंबर की ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई गई। यह कमेटी इसलिए बनाई गई क्योंकि जब यह बिल आया तो इस पे बहुत कंट्रोवर्सी हुआ। तो इस चीज को सुलझाने के लिए यहाँ पे ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की जरूरत पड़ी, जो बुलाई गई 9 अगस्त 2024 को, जिसमें 30 मेंबर थे। अगस्त 2024 से जनवरी 2025 तक लंबे समय तक यह डिस्कशन चलता रहा, जिसमें 34 बैठक हुए जिसमें 34 बैठक हुए। इतने लंबे ड्यूरेशन में 34 बैठक के बाद 30 जनवरी 2025 को कमेटी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंप दिया गया। अब हम जानते हैं आगे, गृह मंत्री अमित शाह के सलाह 28 मार्च 2025 को यह विधेयक संसद के चालू बजट सत्र में पुनः प्रस्तुत किया गया। मतलब गृह मंत्री अमित शाह के सलाह के अनुसार 28 मार्च 2025 को यह विधेयक संसद के चालू बजट सत्र में पुनः प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा 2 अप्रैल 2025 को पुनः लोकसभा में बिल पेश किया और 3 अप्रैल को यह राज्यसभा में पास किया गया सॉरी, मतलब लोकसभा में यह 2 अप्रैल को पास हुआ और राज्यसभा में यह 3 अप्रैल को पास हुआ। तो लोकसभा में जब पास हुआ तो उसमें पक्ष कितने थे? 288 और विपक्ष में कितने थे? 232। तो ये आपको पॉइंट यहाँ से याद करके रखना है कि लोकसभा में कब पास किया गया था। तो ये 2 अप्रैल को पास किया गया था, 2 अप्रैल 2025 को। इसमें पक्ष में थे 288 और विपक्ष में थे 232। और राज्यसभा में पास हुआ 3 अप्रैल 2025 को। इसमें पक्ष में थे 128 और विपक्ष में थे 95। तो इस विधेयक को 27 फरवरी 2025 को समिति ने 14 प्रमुख संशोधनों को मंजूरी दी थी। मतलब जब यह अगस्त से जनवरी तक यह डिस्कशन चला था, जिसमें 34 बैठक हुई थी, उसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट के लंबे डिस्कशन के बाद 40 में से 14 प्रमुख संशोधनों को मंजूरी प्रदान की गई थी। और यह कब हुई थी? 27 फरवरी 2025 को हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसे मंजूरी प्रदान की गई 5 अप्रैल 2025 को, जिससे यह विधेयक कानून के रूप में लाया गया। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को अब उम्मीद विधेयक के नाम से जाना जाएगा। उम्मीद का पूरा नाम है एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास विधेयक। तो ये नाम आप याद रखिएगा, पूरा नाम, जो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का अब नया नाम है उम्मीद विधेयक। आगे चलते हैं, प्रमुख संशोधन पॉइंट है जिसको हम देख लेते हैं कि जो नया बिल आया है, जो नया कानून पास हुआ है, इस वक्फ संशोधन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं जिसको लाया गया है। तो ये वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के लिए तकनीकी साधनों का सहारा लिया जाएगा। मतलब अब वक्फ बोर्ड में जितने भी कार्य होंगे, उन सभी कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायी बनाने के लिए एक न कि टेक्निकल साधनों का सहारा लिया जाएगा, जिसमें वक्फ संपत्ति की सारी जानकारी रखी जाएंगी। यह एक केंद्रीय पोर्टल शामिल होगा इसमें, मतलब एक सेंट्रल पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें वक्फ संपत्ति की सारी डिटेल स्टोर की जाएंगी। अब दूसरा पॉइंट है
वक्फ की सही और साफ परिभाषा दी जाएगी ताकि किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले ठीक से जांच हो सके। मतलब पहले जो था, अगर कोई इंसान अपनी संपत्ति को दान करना चाहता था, तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट, कोई हार्ड कॉपी, किसी भी प्रूफ की जरूरत नहीं होती थी। इंसान बस बोल देता था कि ये यहाँ मेरी प्रॉपर्टी है और इस लैंड या प्रॉपर्टी को मैं दान देना चाहता हूँ। तो वह डायरेक्ट दान हो जाता था बाय यूजर के द्वारा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस संशोधन में बताया गया है, यह पॉइंट को वहां से हटा दिया गया है, जो पहले का था उसको हटा के अब यह बोला गया है कि इस वक्फ संशोधन में लाया गया है कि सही और साफ परिभाषा दी जाएगी वक्फ की, ताकि किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले ठीक से उसकी जांच की जाए, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो, उस प्रॉपर्टी का ऑनर हो, ऑथेंटिकेशन प्राप्त की जा सके, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो कि यह वक्फ संपत्ति अब किसी की पर्सनल नहीं हो सकती। मतलब कि अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ बन गई तो वो वापस वह पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे या गैर कानूनी हस्तांतरण को रोकने के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं और वक्फ बोर्ड को अधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों में अब महिलाओं और गैर मुस्लिम प्रतिनिधियों की भागीदारी अनिवार्य कर दी गई है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब इसमें बताया गया है कि अब से जब भी केंद्रीय राज्य वक्फ बोर्ड में मीटिंग होगी, उसमें महिलाओं और गैर मुस्लिम प्रतिनिधियों की भागीदारी अनिवार्य कर दी गई है। इसमें महिलाएं कम से कम 2 होंगी, जिससे हर समुदाय और समूह की भागीदारी हो सके। वक्फ संपत्तियों को बेहतर तरीके से संभालने के लिए कामकाज को आसान और व्यवस्थित किया गया है और रिकॉर्ड रखने का तरीका बेहतर बनाया गया है। वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया जाएगा, जैसे पढ़ाई, इलाज और रहने की सुविधा के लिए। और वक्फ संपत्ति से जुड़े झगड़ों को हल करने के लिए एक प्रक्रिया बनाई गई है, जिसमें कानून या कोर्ट की मदद भी ली जा सकती है। सरकारी जमीनें जो पहले वक्फ मानी जाती थी, अब वह वक्फ नहीं होंगी और ऐसे मामलों का फैसला कलेक्टर करेंगे। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट्स हैं और एक ये पॉइंट्स हैं और एक ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप। सरकारी जमीनें जो पहले वक्फ मानी जाती थी, वह वक्फ नहीं मानी जाएंगी। मतलब कि पहले का अगर कोई प्रॉपर्टी दान दे रहा है, अगर वह सरकार के नजर में दिख गया कि यह प्रॉपर्टी सरकारी प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए कोई वक्फ लागू नहीं होगा और यह वह प्रॉपर्टी वक्फ नहीं मानी जाएगी और उसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होगी। तो यह सारी पॉइंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज के इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, आपको इस टॉपिक के बारे में क्लियर हो गया होगा कि वक्फ होता क्या है, इसमें संशोधन क्यों किया गया है। ये सारी चीजें आपके एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड, आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो हम अगली वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं, तो वो हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।